देखो भाई, मैंने भी कहा था वेक्टर्स में मैं तुम्हें 11th वाले बच्चे की तरह लेके नहीं चलूंगा। वेक्टर्स में कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करेंगे और मेजर स्ट्रेस न्यूमेरिकल्स पर होगी। तो यहाँ सबसे पहले जो चीजें आती हैं वो आती हैं कार्टेशियन फॉर्म्स, यूनिट वेक्टर्स। तो यूनिट वेक्टर आप जानते हो, ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, 1 मैग्नीट्यूड होगा। बाकी वेक्टर्स से इसको अलग करने के लिए इसके ऊपर एक हैट या कैप लगा देते हैं। कैप का मैग्नीट्यूड हमेशा 1 आता है। अगर आप किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बनाना चाहते हैं तो वेक्टर लीजिए और उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। एग्जाम्पल्स देखिए, जैसे फोर्स एक यूनिट वेक्टर है, 1 न्यूटन ड्यू ईस्ट। डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड 1 होगा। अगर आप वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर ले रहे हैं, इट्स 1 मीटर पर सेकेंड ड्यू ईस्ट और ड्यू वेस्ट ले लो, डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये फॉर्मूला है जिसे आप यूनिट वेक्टर्स में यूज करेंगे। कुछ यूनिवर्सल आप यूनिट वेक्टर्स यूज करते हैं, यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर्स। This is x-axis, this is y-axis, this is z-axis. x-axis के along जो यूनिट वेक्टर है that's i cap, y-axis के along जो यूनिट वेक्टर है that is j cap, z-axis के along जो यूनिट वेक्टर है that is k cap. So I cap, j cap, k cap are unit vectors along x-axis, y-axis and z-axis. नेगेटिव x-axis के along जो यूनिट वेक्टर होगा that's minus i cap. नेगेटिव y-axis के along जो यूनिट वेक्टर होगा that's minus j cap. नेगेटिव z एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा दैट्स माइनस ऑफ k कैप। तो ये यूनिवर्सल यूनिट वेक्टर्स। इसके बाद हमने कार्टेशियन फॉर्म करते हैं। वेक्टर इस फॉर्म में गिवन है आपको, वेक्टर ए गिवन है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड होगा इट्स रूट ओवर आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। अगर आप इसका, ये कार्टेशियन फॉर्म हो गया, ऐसे आप मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करो। देखो यहाँ ऐसा कुछ है नहीं कार्टेशियन फॉर्म में कोई बड़ा क्वेश्चन जो मैं आपको दे पाऊं। जैसे ये वेक्टर ए दे दिया आई कैप प्लस डू जे कैप प्लस 3 k कैप, मैं आपसे कह रहा हूँ इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। तो इसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ओवर आई कैप का कोफिशिएंट 1 1 स्क्वायर, जे कैप का कोफिशिएंट 2 2 स्क्वायर, के कैप का कोफिशिएंट 3 3 स्क्वायर। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हो गया 9 10 और ये 4। तो यहाँ जो क्वेश्चंस आते हैं वो अक्सर आ जाते हैं कार्टेशियन फॉर्म में, एडिशन सब्ट्रैक्शन यूनिट वेक्टर सब यूज कर लेगा। जैसे वो आपसे कहता है a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0। ए गिवन है आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप, बी आपको गिवन है आई कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k। वो आपसे कहता है कैलकुलेट करके बताओ सी कैप कैलकुलेट करो। तो आप यहां से पहले वेक्टर सी निकाल लो, एक बार वेक्टर सी आ जाएगा तो सी कैप आ जाएगा। वेक्टर सी के लिए आप क्या करोगे, आप ऐसे लिख सकते हो 3c जो होगा दैट्स माइनस ए माइनस 2b। आप लिख सकते हैं वेक्टर सी हो जाएगा 1/3 माइनस ए माइनस 2b। माइनस साइन कॉमन ले लो, तो माइनस 1/3 इट्स वेक्टर ए प्लस ट्वाइस ऑफ वेक्टर बी। So vector C आ गया, it's minus 1/3. Vector A is this, it's I cap plus J cap plus 2K cap plus twice of vector B, which is I cap minus 2J cap minus 3K cap. तो vector C is minus 1/3, तो ये I cap plus 2I cap, 3I cap, J cap minus 2J, sorry, J cap और minus 4J cap माइनस 3J कैप प्लस 2K कैप माइनस 6K कैप माइनस 4K कैप। ये वेक्टर सी आ गया। तो वेक्टर सी आया माइनस 3I कैप प्लस 3J कैप प्लस 4K कैप डिवाइडेड बाय 3। अब अगर इसका
इसको अलग अलग कर दूं तो ये आएगा माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4/3 के, अलग अलग कर दूं। अब आपसे कहता है सी कैप निकालो, तो सी कैप के लिए क्या करोगे, वेक्टर लो और उसको उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। सो इट्स आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4/3 के कैप divided by its magnitude, which is -1 square plus 1 square plus 4/3 square. तो ये C कैप आ गया माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4/3 के कैप ओवर रूट ओवर 1 plus 1 plus 1 1 plus 1 plus 16/9। तो C कैप है माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 4/3 के कैप डिवाइडेड बाय रूट ओवर। सो ये कितना आ गया 18 प्लस 16, 18 प्लस 16 कितना होगा 28 और 34/9। ये आपका सी कैप है। अच्छा, अब इसके बाद ना कुछ क्वेश्चंस आते हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स पे। बहुत बेसिक सी चीज है वैसे तो। वेक्टर्स में जो एंगल होता है वो एरोज के बीच में होता है। एक वेक्टर ये दिया, एक वेक्टर ये दिया, तो इनके बीच में एंगल ये नहीं होगा। इन दोनों के एरोज के बीच में जो एंगल, ये एंगल है वेक्टर्स के बीच में। अगर इसी को मैं कुछ ऐसे दे दूं कि एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये दिया हुआ है, तो एरो का डायरेक्शन देखो, इस एरो को आगे एक्सटेंड करो, तो ये एंगल होगा वेक्टर्स के बीच में। ये वाला एंगल नहीं है वेक्टर्स के बीच में। तो छोटे छोटे से क्वेश्चंस कभी कभी एंगल पर दिख जाते हैं आपको, जैसे वो आपको ये दे देगा उठाकर, तो देखो ए और बी के बीच में जो एंगल होगा वो ये वाला एंगल होगा। हर्षित का ठीक आ रहा है 90 डिग्री। बी और सी के बीच में जब एंगल लेंगे तो ये वाला एंगल आएगा, ये 120 डिग्री होगा। सी और ए के बीच में जब एंगल लेंगे तो ये वाला एंगल आएगा 150 डिग्री होगा। 90, 120, 150 ये एंगल है वेक्टर्स के बीच में। ए और बी के बीच में 90, बी और सी के बीच में 120, सी और ए के बीच में 150। ये वेक्टर्स के बीच का एंगल है। इसके बाद सिंपल सा है, देखो पैरेललोग्राम लॉ आप जानते हो। बस पैरेललोग्राम लॉ में जल्दी जल्दी ना कुछ स्पेशल केसेस डिस्कस कर लेंगे। सो मेरा प्लान तो ये था कि मैं रिवाइज भी नहीं कराऊंगा थ्योरी और डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स करा दूंगा, लेकिन चलो एक बार जल्दी जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। तो दो वेक्टर्स हैं, आपको उन्हें ऐड करना है। रिजल्टेंट आप रिप्रेजेंट करेंगे बाय द डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम। रिजल्टेंट इज आर, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। तो आप लिख सकते हैं आर हो जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आ गया। ये आपने ज्योमेट्रिकली से रिप्रेजेंट कर दिया। डायरेक्शन के लिए इस एंगल को आप बीटा ले लीजिए। tan बीटा देखो किसके साथ ले रहे हो, एंगल ए के साथ। tan बीटा का एक्सप्रेशन है b sin थीटा बाय a प्लस बी cos थीटा। अब एक चीज याद रखिएगा, ये a और b में सिमेट्रिकल है। a की जगह b और b की जगह a रख दीजिए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज सिमेट्रिकल इन a एंड b। ये वेक्टर a और वेक्टर b में सिमेट्रिकल है, बट ये सिमेट्रिकल नहीं है। a और b चेंज कर दिया, कहानी चेंज हो जाएगी। सो नॉन सिमेट्रिकल इन a एंड b, non-symmetrical in vector A and vector B। A और B में ये non-symmetrical। इसका मतलब है A और B अगर यहां उल्टा कर दिया तो कहानी बिगड़ जाएगी। A हमेशा याद रखना वो वेक्टर है जिसके रिस्पेक्ट में आपने एंगल लिया हो। जैसे अगर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दूं, मैं आपसे कहूं यहां पर एक फोर्स है, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन, और यहां पर एक फोर्स है, अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, 2 न्यूटन। इन दोनों फोर्सेस के बीच में मैंने कुछ एंगल दे दिया 60 डिग्री का। मैं आपसे कहता हूं रिजल्टेंट कैलकुलेट कीजिए। तो रिजल्टेंट आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, डायगोनल से। तो ये रिजल्टेंट फोर्स है विच इज सम ऑफ फोर्स F1 प्लस फोर्स F2। तो ये जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होगा दिस इज रूट ओवर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर
2f1 f2 cos, तो फर्क नहीं पड़ रहा कि मैंने a किसे लिया है b किसे लिया है, सो इट्स रूट ओवर वन, सॉरी नॉट वन, 5 को 1 ले लेते हैं, कहानी आसान है। 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू 2 cos 60 हाफ, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फोर्स हो गई 5 6 7, फोर्स आ गई रूट ओवर 7। अब एक बार फोर्स आ गई तो आप डायरेक्शन निकाल सकते हैं, ये जो एंगल है इस एंगल को आप बीटा कह दीजिए, तो यहां से आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं कि tan बीटा होता है b sin थीटा ओवर a प्लस बी cos थीटा। तो ये आपको पता होना चाहिए, आपने बीटा किसके साथ लिया, f1 के साथ, तो f1 a है, f2 आपका b हो जाएगा, तो tan बीटा आ गया, इट्स f2 sin 60 बाय f1 प्लस f2 cos 60। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे, सो योर tan बीटा इज इट्स f2 sin 60, f2 कितना है, f2 is 2, sin 60 is root 3 by 2, 2 into root 3 by 2 divided by f1 which is 1, a plus b 60, f2 is 2, cos 60 is 1 plus 2 into half, ये कैंसिल हो गया, सो आपके पास tan बीटा आ गया, देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट्स रूट 3 डिवाइडेड बाई 2, तो यहां से आपको tan बीटा मिल गया, ये नेट फोर्स है। अगर आप एंगल इसके साथ लेते बीटा, तो फिर ये a होता और ये वाला b होता, a और b की चॉइस ऐसे चेंज होगी। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, अब इसमें कुछ स्पेशल केसेस है, जैसे अगर वो आपसे कहता है कि वेक्टर्स पैरेलल, वेक्टर्स आर पैरेलल मींस वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, वेक्टर्स आर पैरेलल, अगर वेक्टर्स पैरेलल है मींस दोनों सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, एंगल बिटवीन देम इज 0 डिग्री, ऐसे केस में आप पैरेललोग्राम ना लगाकर डायरेक्टली ऐड कर दो, सीधे सीधे इनके मैग्नीट्यूड्स को ऐड कर दीजिए, और डायरेक्शन भी रिजल्टेंट का वही होगा जहां ये दोनों वेक्टर्स जा रहे हैं। जैसे अगर मैं आपसे कहता हूं एक ऐसे करके मैंने आपको ड्रॉ करके दे दिया, मैंने आपसे कहा ये सिस्टम है, यहां फोर्स F1 एक्ट कर रही है 1 न्यूटन की, यहां फोर्स F2 एक्ट कर रही है 2 न्यूटन, तो जो नेट फोर्स होगी, ये नेट फोर्स सम होगा फोर्स F1 और फोर्स F2 का, तो ये सम हो जाएगा 1 प्लस 2 इक्वल टू 3 न्यूटन का सम, दैट्स इट। केस 2 देखिए, अगर वेक्टर्स एंटी पैरेलल, सो इधर वेक्टर ए जा रहा है, इधर वेक्टर बी जा रहा है, इनके बीच में जो एंगल है दैट एंगल इज 180 डिग्री, अगर 180 डिग्री का एंगल है, वेक्टर्स एंटी पैरेलल है, तो आप रिजल्टेंट के लिए सिंपली इनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इनके मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो अभी अगर मैं a माइनस बी लिख रहा हूं तो मान के चल रहा हूं a इज ग्रेटर देन b, b इज ग्रेटर देन a होता तो b माइनस a लिखते, और जो डायरेक्शन होगा रिजल्टेंट का वो ग्रेटर वेक्टर की तरफ होगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट is along greater vector, is along greater vector, that means एक फोर्स अगर यहां एक्ट कर रही है F1 is 2 न्यूटन, और एक फोर्स यहां एक्ट कर रही है F2 is 1 न्यूटन, तो जो नेट फोर्स होगी that is F1 minus F2, that will be 2 minus 1 equal to 1 न्यूटन, ये नेट फोर्स होता है। उसमें एक केस और आता है, परपेंडिकुलर है अगर, बस इसके बाद से मैं ढंग के क्वेश्चंस पर आ जाऊंगा। परपेंडिकुलर अगर वेक्टर्स हैं आपके पास, परपेंडिकुलर वेक्टर्स का मतलब सिर्फ इतना हो गया कि एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, सो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये डायगोनल है पैरेललोग्राम का जिसे आप आर कहते हैं, तो वेक्टर आर है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड होगा इट्स रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बीटा चाहिए आपको, tan बीटा लिख सकते हैं b बाय ए। एक चीज और याद रखिएगा, एक शॉर्टकट और आता है,
अगर वो आपसे कहता है वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, अगर दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड्स अगर इक्वल दिए हो, एंगल कुछ भी हो, अगर मैग्नीट्यूड्स इक्वल है, this is vector A and this is vector B, angle between them is theta. तो ये चीज तो क्लियर है कि अगर मैग्नीट्यूड इक्वल्स होंगे तो ये दोनों एक दूसरे को, जो रिजल्टेंट होगा वो इसे बाइसेक्ट करके निकल जाएगा। दिस इज द डायगोनल, ये डायगोनल रिजल्टेंट शो करेगा। मैग्नीट्यूड्स अगर इक्वल है तो आर आ जाएगा रूट ओवर 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर कॉस थीटा। और बीटा याद रखिएगा, यहां जो बीटा होगा, अगर ए और बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो बीटा इज थीटा बाई 2। मींस अगर दो वेक्टर 60 डिग्री पे इंक्लाइंड है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अच्छा, एक चीज और याद रखिएगा, ये जो केस है ये मैक्सिमम रिजल्टेंट का केस होता है, ये जो केस है ये मिनिमम रिजल्टेंट का केस होता है। अच्छा, इसे याद रखिएगा, इसको आप थोड़ा सा और चाहो तो सिंप्लीफाई कर सकते हो, ये आ जाएगा 2a cos थीटा बाई 2, और थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। स्पेशली नीट वाले ना ये सब छोटी छोटी सी ट्रिक्स याद रखें। इक्वल है तो जस्ट 2a cos थीटा बाई 2 आएगा, बहुत टाइम बचता है इन सब चीजों से। जो देखना चाहते हैं कैसे आया, 2a स्क्वायर कॉमन ले लो, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा को एक्सपेंड कर दो, 2a cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। एक छोटी सी चीज और याद रखिएगा इसी में, अगर मैं आपसे कहता हूं वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, और यही वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है, मींस रिजल्टेंट भी इतना ही आ रहा है, तो मुझे बता सकते हो वेक्टर्स के बीच में एंगल क्या रहा होगा? तो याद रखिएगा, अगर वो आपसे कहता है दो वेक्टर्स इक्वल हैं और रिजल्टेंट किसी एक के इक्वल आ रहा है, दैट मींस एंगल बिटवीन देम इज 120। जिन लोगों ने मेरे साथ 11th पढ़ी है, मैंने 11th में ये सब करके दिखाए हैं आपको क्वेश्चंस। अब इसे याद रखिए, इन चीजों को बहुत काम आएगा जब आप सॉल्व कर रहे होगे। हो सकता है आप कुछ मैकेनिक्स की प्रॉब्लम्स कर रहे हो, उसमें अगर आपको ये चीज याद है आपका टाइम बच जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन है कि ए एंड बी टू वेक्टर्स है, अरे भाई सुनिए, दो मेथड्स हैं। अब एक बात सुनिए, इसे आप रिजल्टेंट के फॉर्मूले से, टैन बीटा के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप, ये सब क्वेश्चन एक एक मिनट में करने के होते हैं। सीखो जरा सा, जो चीज मुझे आपको वेक्टर्स में सिखानी है वो ज्योमेट्री सिखानी है, कोशिश किया करो इसे ज्योमेट्री से सॉल्व करने से। नहीं मेघना, गलत आ रहा है, ये इतना लेंथी क्वेश्चन है नहीं जितना आप लोगों ने बना रखा है। देखो आप में से ज्यादातर लोग ऐसे कर रहे हैं, रिजल्टेंट इज रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 150, tan beta is b sin theta by a plus b cos theta। बीटा दिया है 90 डिग्री, तो ऐसे लिख दिया tan 90 है ना, गिवन है, राइट एंगल टू वेक्टर है। मैं इसका डायग्राम भी बनाकर अगर आपको दिखा दूं, सो दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी, ये आपने पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया, ये है डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम। अच्छा, अभी ये डायगोनल तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और जरा सा इसको टिल्ट करो।
और इसको ऐसे ड्रॉ कर दो पैरेललोग्राम। ये डायगोनल है जो कि परपेंडिकुलर है। रिजल्ट वेक्टर ए का पता नहीं, वेक्टर बी का भी नहीं पता, रिजल्टेंट दिया है, आर का मैग्नीट्यूड दिया है 20 और ये पूरा एंगल दिया है 150 डिग्री, पूरा पूरा एंगल दिया है 150 डिग्री। tan 90 को आप ऐसे लिख सकते हैं इनफाइनाइट, जिसे आप लिख सकते हैं 1/0, ये आया b sin थीटा, है ना लेंथी मेथड, b sin थीटा बाई प्लस b cos थीटा। करते चले जाओ, यहां से b निकालो, सब्स्टिट्यूट करो, आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बट अच्छा खासा टाइम ले जाएगा। कुछ आसान सोचो, ये 90 तो ये वाला एंगल सोचो कितना, 60। ये 90 पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, ये कितना बचा 60, ये कितना बचा 30। एक बार राइट एंगल ट्राइंगल्स आ जाए प्रॉब्लम सॉल्व। कुछ नाम देते हैं, इसे मैं कहता हूं T, इसे कहता हूं Q, इसे कहता हूं N। इन ट्राइंगल PQN tan 30 कैलकुलेट करो। tan 30 क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज R, बेस इज A। R गिवन है 20, A का पता नहीं, A is 20 by tan 30, tan 30 is 1/√3, so that's 20√3, ये A आ गया। B के लिए वाला ट्राइंगल PNS यूज कर लो। इन ट्राइंगल PNS जब आप tan 60 लेंगे तो tan 60 is, tan 60 से काम चलेगा नहीं, tan 60 से नहीं चलेगा। ये चाहिए ना मुझे, हाइपोटेन्यूज चाहिए और परपेंडिकुलर बेस गिवन है, cos 60 से काम चल जाएगा। cos 60 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट्स R अपॉन B। R कितना 20, B का पता नहीं, cos 60 हाफ होता है, B आ गया 40, सिर्फ एक हैस्पल का सही आया, B 40, A 20। बताइए भाई, अब समझ में आए? हमेशा ना पहला अटेम्प्ट किया करो डायरेक्ट ज्योमेट्री से, फिर आया करो इसके ऊपर। ज्योमेट्री हमेशा तुम्हारा टाइम बचाएगी अगर तुम ज्योमेट्री से अटेम्प्ट कर सकते हो। अब नहीं हो रहा ज्योमेट्री से अटेम्प्ट, तो फिर तो यही रह जाता है कि ये निकालो यहां से वैल्यूज। तो देखो यहां से अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो होता क्या, ये मेथड 2 लिखा है मैंने यहाँ, मेथड 1 तो पूरा लिखा ही नहीं, इतना लेंथी जा रहा था, मेथड 2 है, ये है मेथड 1। यहां से निकालते a प्लस बी कॉस थीटा इज 0, यहां से कॉस थीटा नहीं a निकालते, माइनस ऑफ b कॉस थीटा, यहाँ a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते, यहाँ सब्स्टिट्यूट करते, फिर b निकल कर आता। अगर यहाँ 1 मिनट लग रहा है तो ये कम से कम 4 मिनट ले जाता। यार ना नीट में जितने बैठते हैं ना, अगर 6 घंटे हो तो ज्यादातर क्रैक कर कर आ जाए, ज्यादातर 600 के ऊपर ले आए। मसला यही होता है 3 घंटे में करना। ये सबको आता है, जितने उम्मीद कर रहे होंगे ना अपने आप से क्रैक करना, उनको ये आता होगा, बस ये सीखना है कि हो गई ये टाइम कैसे बजाता है। देखना इसमें कुछ गलती ना हो। हमेशा पहले ज्योमेट्री से अटेम्प्ट करो, नहीं हो पा रहा अटेम्प्ट तो फिर मेथड 1 पर आओ। ये भी बिल्कुल उसी तरह की ज्योमेट्री से जाएगा। दो वेक्टर्स a एंड b है, इसे a कहते हैं। देखो भाई कहां गलत कर रहे हो, इसे b कहते हैं। वेक्टर a के पैरेलल एक साइड ली, सो ये आपको 90 डिग्री दिया है जी, इसका अब सही आ रहा है आपका वेक्टर a वेक्टर b। आपसे कह रहा है ये कैलकुलेट करो ये कितना है, तो मैं एक काम करता हूं, ये a है, ये b है, ये r है, ये भी वेक्टर b होगा, पैरेलल साइड है, मैं इसे कैलकुलेट कर लेता हूं, इस थीटा को निकाल।
अब इस ट्राइंगल, ये तो रिजल्टेंट है ना, कॉस थीटा निकाल दो। देखो कॉस थीटा लेने की जरूरत क्या है, क्यों मैं कॉस थीटा ले रहा हूं, क्योंकि तुम्हें ए और बी से मतलब है, रिजल्टेंट के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं। कॉस थीटा ले लो बेस अपॉन हाइपोटेनस ए बाय बी। रेशियो क्या है वेक्टर्स का, √3 2। भाई ये छोटा वाला वेक्टर है, ये स्मॉलर है, ये लार्जर है, तो स्मॉलर क्या होना चाहिए, ए होना चाहिए √3x, बड़ा वाला होना चाहिए 2x। रेशियो दिए हुए ना, तो ए को लिख दिया मैंने √3x, बी को लिख दिया मैंने 2x, खत्म हो गया। cos थीटा √3/2 आ गया, कब आता है, जब थीटा 30 डिग्री हो। भाई ये थीटा 30, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा 60। भाई ये 90, ये टोटल कितना आ गया 150। ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ये 150 तो ये भी तुम्हारा आ गया 150, खत्म हो गया बस। अब तुम चाहो तो पूरा रिजल्टेंट लगाओ, एंगल का फॉर्मूला लगाओ, अब 10 मिनट के अंदर इसे सॉल्व करो, ये सीधा सीधा आ गया। देखो मैथमेटिकल स्ट्रक्चर तो ट्रायंगल लॉ का और पैरेललोग्राम लॉ का सेम होता है, सिर्फ फर्क होता है रिप्रेजेंटेशन में। जब हम पैरेललोग्राम लॉ लेते हैं ना, ये वाला, तो देखो जो वेक्टर्स है दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, इसे कहते हैं कोइनिशियल वेक्टर्स है। वेक्टर्स आपके कोइनिशियल थे, कोइनिशियल वेक्टर्स कहीं लिख लीजिए कि पैरेललोग्राम लॉ में जो वेक्टर्स आएंगे, दोस वेक्टर्स आर एक्चुअली कोइनिशियल वेक्टर्स, कोइनिशियल वेक्टर्स। ट्रायंगल लॉ में वेक्टर्स होने चाहिए सेम ऑर्डर। जिन वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हैं, टू बी एडेड should be in same order। जिन वेक्टर्स को आप ऐड कर रहे हो वेक्टर सेम ऑर्डर में होना चाहिए, जो रिजल्टेंट होगा वो ऑपोजिट ऑर्डर में। जो रिजल्टेंट आएगा दैट रिजल्टेंट शुड बी इन ऑपोजिट ऑर्डर, जिन्हें आप ऐड कर रहे हैं वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये वेक्टर और ये वेक्टर, अब अगर कोई परेशान है सेम ऑर्डर किसे कहते हैं, सेम ऑर्डर मींस हेड और टेल कोइंसाइड करेगी। सेम ऑर्डर मींस हेड एंड टेल कोइंसाइड। अगर हेड और टेल कोइंसाइड कर रहा है तो आप कहेंगे कि आपके वेक्टर्स हैं सेम ऑर्डर। सॉरी, यहां पर जो रिजल्टेंट होगा ना वो ऑपोजिट ऑर्डर में होगा। ऑपोजिट ऑर्डर मींस हेड और हेड कोइंसाइड करेगा। दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी। ऑपोजिट ऑर्डर मींस हेड एंड हेड कोइंसाइड करेगा। तो स्ट्रक्चर में फर्क है, वेक्टर्स के बीच का एंगल हमने शुरू में डिस्कस कर लिया था, ये होगा। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप लिख सकते हैं, ये आएगा √ओवर, भाई स्ट्रक्चर सेम है, वो पूरा पैरेललोग्राम लॉ जैसा ही है। क्वेश्चंस में भी कोई खास फर्क नहीं होता, वही आएगा tan बीटा b sin थीटा बाय a प्लस b cos थीटा। बस जो फर्क होगा वो रिप्रेजेंटेशन में फर्क होगा, और इसी रिप्रेजेंटेशन के फर्क को वो यूज करा देता है। तो देखिए जरा, जरा सा मैं कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, मुझे बताना है कि इनमें से रिजल्टेंट कौन सा, देखकर बता दो रिजल्टेंट कौन सा, और सब बताना, कोई एक दो नहीं, सब।
राशिद खैस, देखो सबका सही आ रहा है, जिसका गलत आएगा मैं उसका नाम ले लूंगा। इतने आ रहे हैं मेरे पास कि मैं नाम भी लेना चाहूँ तो नहीं ले सकता। क्या बात है, कोई गलत नहीं कर रहा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस, सी इज द रिजल्टेंट, ये ऑपोजिट ऑर्डर में, दिस इज द रिजल्टेंट। यस यस, सी इज द रिजल्टेंट, सी रिजल्टेंट है ऑपोजिट ऑर्डर में, राइट, बिल्कुल। ये दोनों सेम ऑर्डर में, सी ऑपोजिट ऑर्डर में, ये रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन है, दो वेक्टर सेम ऑर्डर में, ये ऑपोजिट ऑर्डर के अंदर। मैं इस पर और तो कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा आपको, इससे रिलेटेड ना पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। जो यूज होता है ये होता है पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। सबसे ज्यादा जो यूज है इसका वो पोजीशन और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स में। ये कोऑर्डिनेट फ्रेम ले लेते हैं अपना, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिया। अरे क्या हो गया है, जूम वालों ने भी ना व्हाइट बोर्ड ढंग का नहीं बनाया। सो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, दिस इज पॉइंट है, ये वेक्टर है और ये वेक्टर बी, ये ओरिजिन। ओरिजिन ए से वेक्टर ए का सेपरेशन r1, ओरिजिन से वेक्टर बी का सेपरेशन r2। ओरिजिन जो सेपरेशंस दिए हुए हैं r1 r2, ये पोजीशन वेक्टर। अब अगर मैं आपसे कहता हूं भाई मैं वेक्टर 1 से वेक्टर 2 तक जा रहा हूं, ये बताओ 1 से 2 का नाम देते हैं r12। ओरिजिन से जो भी सेपरेशन बता रहा है पोजीशन वेक्टर, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर फ्रॉम ए टू बी। ए से लेकर बी तक के लिए जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर चाहिए, ये वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है r12। अब आप किसी तरह से r1 r12 और r2 का रिलेशन देखो, दिख जाना चाहिए। r2 रिजल्टेंट है भाई, ये दोनों सेम ऑर्डर में, r2 ऑपोजिट ऑर्डर में। तो r2 है r1 प्लस r12। तो ये तो सबको पता है तुम सबको कि r12 है r2 माइनस r1। इसी तरह से मैं अगर कहता तुमसे r21 निकालो, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, इट्स r1 माइनस r2, ये आ जाएगा। देखो इसमें क्वेश्चंस कुछ ऐसे ऐसे आ जाते हैं कि वो आपसे कहेगा कि पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 321 मीटर, पॉइंट बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 652 मीटर। कहता बताओ तो पोजीशन वेक्टर ए और बी का। तो देखिए ए का पोजीशन वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप मीटर। बी का पोजीशन वेक्टर है 6i कैप 5j कैप प्लस 2k कैप मीटर। मैं आपसे कहता हूं ए से बी चले जाइए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बता दीजिए ए से बी तक। आर ए बी हो जाएगा आर बी माइनस आर ए, सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 माइनस 3 कितना हो गया, 3i कैप। 5 माइनस 2 इज 3j कैप, 2 माइनस 1 इज k कैप। अगर मैं आपको 3 वेक्टर्स दे रहा हूं ट्राइंगल की 3 साइड से, और ये तीनों के तीनों सेम ऑर्डर में, तो इन तीनों को जब ऐड करोगे ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, तो तीनों का सम 0 आएगा। इसे कहते हैं कंडीशन ऑफ नल वेक्टर। ये नल वेक्टर की कंडीशन है कि अगर तीनों वेक्टर्स, देखो अगर तीनों वेक्टर्स सेम ऑर्डर में, अगर ऑल 3 वेक्टर्स आर इन सेम ऑर्डर, सब में हेड और टेल कोइंसाइड हो रहा है, तो कोई रिजल्टेंट नहीं है, तीनों का जो सम आएगा दैट सम विल बी 0, 0 रिजल्टेंट की कंडीशन। इसके बाद आता है पॉलीगन लॉ। देखिए जब आप पॉलीगन लॉ यूज करेंगे ना, यू कैन यूज पॉलीगन लॉ फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स, 2 3 4 5 6 कितने भी वेक्टर्स हो आप पॉलीगन लॉ यूज कर सकते हैं, वैलिड फॉर एनी नंबर।
नंबर ऑफ वेक्टर्स। ट्राइंगल लॉ में 2 को ऐड करते हैं एक बार में, पैरेललोग्राम लॉ में 2 को ऐड करते हैं, पॉलीगन में आप कितने भी कर सकते हैं। इट्स वैलिड फॉर एनी नंबर ऑफ वेक्टर्स। अब जिन वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं वो सेम ऑर्डर में होने चाहिए। वेक्टर्स टू बी एडेड should be in same order। तो जिन वेक्टर्स को भी हम ऐड कर रहे हैं they should be in same order। Resultant should be in opposite order। Resultant should be in opposite order। Resultant opposite order में होगा, बाकी सारे वेक्टर सेम ऑर्डर में। जैसे यहां पर ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B दिया, ये वेक्टर C दिया, वेक्टर D दिया। मैं कह रहा हूं चारों को ऐड कर दीजिए, आप पॉलीगन बना दो। जो रिजल्टेंट होगा वो क्लोजिंग साइड होगी, क्लोजिंग साइड हमेशा ऑपोजिट ऑर्डर में होगी। अब अनलाइक ट्राइंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ, यहाँ कोई फॉर्मूला नहीं होता। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे कहूंगी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर डी स्क्वायर और पता नहीं क्या क्या करते चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसे सॉल्व करना चाहते हैं तो रिपीटेडली ट्राइंगल लॉ अप्लाई करना होगा। पहले इन दो को ऐड करो ट्राइंगल लॉ से, फिर जो आंसर आएगा उसे ऐड करो सी से, फिर जो आंसर आएगा उसे डी से ऐड करो, तब जाके रिजल्टेंट मिलेगा। रिपीटेडली आपको ट्राइंगल लॉ लगाना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट आता है कोप्लेनर वेक्टर्स और इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स हमें करना है। कोप्लेनर वेक्टर्स का मतलब है वेक्टर्स एक्टिंग इन सेम प्लेन। तुम अपनी कॉपी लो और उस पर ऐसे करके कितने भी वेक्टर्स ड्रॉ करते चले जाओ, सारे वेक्टर्स एक ही प्लेन में, कॉपी के प्लेन में आ रहे। अब तुम अपना मोबाइल फोन लो और उस पर एक करके ऐसे लाइन ड्रॉ करो, ये मोबाइल फोन का वेक्टर और तुम्हारी कॉपी का वेक्टर सेम प्लेन में नहीं, मोबाइल फोन अलग प्लेन है, कॉपी अलग प्लेन है। तो वो वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में एक्ट करते रहते हैं उन्हें हम कहते हैं कोप्लेनर। सो दीज आर वेक्टर्स व्हिच एक्ट इन सेम प्लेन आर कोप्लेनर, सेम प्लेन। अब इसमें आता है इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स, यहां से आएंगे क्वेश्चंस। इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर वेक्टर्स कहता है 3 कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, एक वेक्टर ए, एक वेक्टर बी और एक वेक्टर सी। कहता है इन तीनों का सम 0 है। ये है, वेक्टर के नंबर दे देगा, कहेगा अच्छा ये वेक्टर है 1 2 3, बताओ 0 होगा या नहीं होगा। 3 2 1, कहता 1 है 1 7 है 1 9 है, बताओ सम होगा 0 आएगा या नहीं आएगा। तो टफ काम है डिसाइड करना ना। अगर मैं आपको 3 दे दूं, मैं आपसे कहूं एक फोर्स 1 है, एक 5 है और एक 7 है, मतलब मुझे इन तीनों का सम किसी भी हालत में किसी भी एंगल पर 0 आ सकता है या नहीं आ सकता, घूम जाओगे। इसे करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक होती है। तुम एक काम करो, कोई भी 2 वेक्टर्स चूज कर एक मैक्सिमम ले लो। मान लो मैंने एक आर मैक्स लिया, ए और बी को चूज करो ना, आर मैक्स से ए और प्लस बी। आर मिनिमम इन दोनों का क्या आएगा, ए माइनस बी। अब ये कुछ भी हो सकते हैं, ए और बी चूज कर लो, तुम चाहते हो नहीं ए और बी नहीं, ए और सी चूज करूंगा, ए और सी चूज कर लो, बी और सी चूज कर लो। अब जो तीसरा बचा, वो तीसरा मिनिमम से ज्यादा होना चाहिए और मैक्सिमम से कम होना चाहिए। अगर ये तीसरा इस पोज में आ रहा है, मिनिमम से ज्यादा है और मैक्सिमम से कम है, तब तो इन तीनों का सम 0 हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। इफ C satisfies, इसको कहते हैं इनइक्वालिटी 1, कर जाए इसे सेटिस्फाई, देन A प्लस बी प्लस सी इज 0। और ना कर पाए ये सेटिस्फाई, तो A प्लस बी प्लस सी किसी हाल में 0 नहीं है। पहले का है नो,
दूसरे का है यस, तीसरे का है यस। चलो जी चेक करते हैं कि पहले का नो क्यों है। 349। भाई अगर मैं इसे ए मान लूं, इसे बी मान लूं, इसे सी मान लूं, तो ए प्लस बी आ गया 7, बी माइनस ए आ गया 1, और देखो यार सी ए प्लस बी से ज्यादा आ रहा है, तो पहला ही कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। एक कॉन्ट्राडिक्शन आ गया मतलब नहीं हो सकता। अब यहां कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं आया। 1 3 2, इसे ए माना, इसे बी माना, इसे सी माना। ए प्लस बी आया 4, बी माइनस ए आया 3, तो जो सी है तुम्हारा 3 क्यों आएगा, क्या लिख रहा हूं, 2 हो गया। सो जो तुम्हारा सी आया वो 2 से बड़ा है, बराबर या इक्वल है, और ए प्लस बी मतलब 4 से छोटा है। अब मेरे ख्याल से मैं कुछ भी ले लूं, अगर मैं इसे ले लूं, बी को ले लूं, मैं तुमसे कहूं 1, ए और सी को ऐड करके देखते हैं, सब कंफर्म करना होगा ना। ए और बी को ऐड करके देखा सी से, अब ए और सी को ऐड करते हैं। ए और सी ऐड करेंगे तो 1 प्लस 2 3 हो गया, सी माइनस ए करेंगे तो 2 माइनस 1 1 हो गया, और बी कितना है 3। तो देखो इससे तो बराबर है और इससे बड़ा है, चल जाएगा। ऐसे ही इसे देख लो, कोई भी उठाकर देख लो, जब सम से तो छोटा आएगा, सब्ट्रैक्ट वाले से बड़ा है, तो ये आंसर।